दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को। शॉर्ट फॉर्म में ओसीडी कहते हैं इसे। जी हाँ, अगर शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने ओसीडी पेशेंट कहा जाए तो समझ जाइए कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ें और जानें कि इसे क्या कहते हैं, ऐसा क्यों होता है। कोई अगर रोगी इस चीज़ से ग्रसित है तो उसमें ऐसा क्या लक्षण या फिर किस वजह से देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं मनोग्रसित बाध्यता विकृति के बारे में। इसकी जो शुरुआत में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों तथा मानसिक चिकित्सकों का जो विचार था कि मनोग्रस्तता और बाध्यता दो स्वतंत्र रोग है। कब जो मनोवैज्ञानिक जो साइकोटिस्ट लोग यह सोचते थे कि यह एक स्वतंत्र रोग है, परंतु बाद में इसका बहुत अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि ये दोनों स्वतंत्र रोग नहीं बल्कि एक ही विकृति के दो पहलू हैं। रोगी में कभी एक पहलू प्रधान होता है तो कभी दूसरा पहलू प्रधान होता है। कभी कभी यह देखा गया है कि ये दोनों पहलू एक ही रोगी में संतुलित रूप के समान मात्रा में दिखलाई देता है। इस रोगी में रोग के इन दोनों पहलुओं को समझने के लिए हम इसका वर्णन अलग अलग निम्नलिखित ढंग से करेंगे कि आपको हम समझा पाएँ कि ऑब्सेशन और कंप्लेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मनोग्रस्तता के बारे में जानेंगे। तो मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ना चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है। कौन? तो मनोग्रस्तता के रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता और अतार्किकता रूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता, परंतु वह लाचार रहता और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति होती रहती है। तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना अनुसार जो बताए गए हैं कि मनोग्रस्तता एक ऐसा विचार या चिंतन है जो किसकर 1985 के अनुसार कहा गया है। मनोग्रस्तता एक ऐसा विचार या चिंतन है जो हास्यास्पद, बेतुका तथा स्पष्टता अर्थहीन होता है, फिर भी ऐसा होता है जिसमें रोगी छुटकारा नहीं पा सकता है। इस विकृति के अंदर मतलब ऑब्सेशन विकृति या डिसऑर्डर में ऐसे रोग होते हैं जो जान दे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ से वो खुद को निजात नहीं दिला पाते। उसमें उस रोगी में जो उनका खुद का नियंत्रण नहीं रह पाता है। तो चलिए इसी प्रकार से और भी मनोवैज्ञानिकों ने अपना परिभाषा देते हुए कहा है। तो सेलिगमैन एंड रोजन 1989 में अपना परिभाषा देते हुए कहा है कि मनोग्रस्तता ऐसे पुनरावृत्ति चिंतन, प्रतिमाओं एवं आवेगों को कहा जाता है जो चेतन में प्रवेश करते हैं और प्रायः घृणित होते हैं। उनको नियंत्रण करना या समाप्त करना कठिन होता है। किसने कहा? तो सेलिगमैन रोजन 1998 में अपना परिभाषा देते हुए कहा था। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है इसी प्रकार से और भी मनोवैज्ञानिकों ने अपना परिभाषा देते हुए कहा है कि डेविसन एंड नील 1996 में अपना परिभाषा देते हुए कहा है कि मनोग्रस्तता एक पुनरावृत्ति चिंतन, आवेग एवं प्रतिमाएं होती है जो मन में बिना बुलाए या स्वैच्छिक रूप से आती है और अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए असंगत एवं अनियंत्रणीय होता है। ये किसने कहा है? तो डेविसन एंड नील ने कहा है, 1996 में अपना परिभाषा दिया है। अब आते हैं कि मनोग्रस्तता परिभाषाओं का विश्लेषण करने में मनोग्रस्तता के स्वरूप के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके कितने प्रकार के स्वरूप हैं। तो पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि मनोग्रस्तता का संबंध विचार, चिंतन तथा प्रतिमाओं से होता है। दूसरा है इसमें ऐसे विचार या चिंतन बेतुका एवं अर्थहीन होता है। तीसरा इसमें कहा जा रहा है ऐसे विचार या चिंतन का स्वरूप पुनरावृत्त होता है तथा रोगी के मन में बार बार आकर उसकी मानसिक शांति को भंग कर देता है। इसमें एक और पॉइंट जुड़ेगा, जो कि इसमें जो मनोग्रस्तता के रोगी होते हैं वो उनका खुद पे नियंत्रण नहीं होता है, वो चाह के भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। DSM-4 में ऐसे पुनरावृत्ति विचारों या चिंतनों को मनोग्रस्तता का विचार या चिंतन कहलाने के लिए कसौटी जोड़ा गया है कि ऐसे विचार से रोगी के मानसिक तकलीफ होना चाहिए, उसका समय काफ़ी बर्बाद होना चाहिए तथा उससे व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की जिंदगी के सामान्य कार्य, व्यावसायिक कार्य, शिक्षण कार्यों तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त बाधा पहुंचना चाहिए। इसमें क्या कहा है? तो DSM-4 के अनुसार यह बताया जा रहा है कि इसमें जो रोगी होते हैं ना, उसमें बहुत सारी तकलीफें उत्पन्न होती है, उसमें बहुत सारी अड़चनें उत्पन्न होती हैं, जो कि क्या किसके अंतर्गत आती है? तो मनोग्रस्तता के अंतर्गत आती है, जो कि DSM-4 के अनुसार बताया गया है। मनोग्रस्तता के विचार एवं चिंतन का संबंध कुछ ऐसे प्रश्नों से होता है जिनका उत्तर सही सही देना कठिन होता है। जैसे क्या दुनिया में भगवान है? सत्य क्या है?
क्या सभी धर्म की उत्पत्ति एक ही है इत्यादि। मनोग्रस्तता का संबंध अधिक शक, अनियंत्रितता तथा टाल मटोल या विलंबन इत्यादि से भी होता है। रोगी ऐसी परिस्थिति में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असफल रहता है तथा समस्याओं पर भी उन्हें पुनर्विचार करना छोड़ देता है। किसमें तो मनोग्रस्तता विकृति के रोगियों में ये सब संबंध देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे मनोग्रस्तता के प्रारूप को, फॉर्म्स ऑफ ऑब्सेशन को, जो कि अख्तर के सहयोगियों ने मिलकर 5 प्रारूप को बताया है। तो अख्तर के जो सहयोगी कब किया है इनका 5 प्रारूप का 1975 में किया गया है। 5 प्रारूप के बारे में बताया गया है। तो पहला प्रारूप क्या है, तो मनोग्रसित शक है, दूसरा मनोग्रसित चिंतन है, तीसरा मनोग्रसित आवेग है, चौथा मनोग्रसित डर, पांचवा और अंतिम मनोग्रसित प्रतिमा। मनोग्रसित शक से आप क्या समझते हैं? शक शंका, कोई चीज़ ऐसा होता है जो रोगी करके वो सोचता है कि मैंने नहीं किया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग इतना बार बार चेंज नहीं करते, लेकिन जो इस डिसऑर्डर से ग्रसित हैं वो सोचते हैं कि रूम लॉक करने के बावजूद भी वो बार बार उस चीज़ को चेक करते हैं कि मैंने ताला तो नहीं ना बंद किया। उसके दिमाग में बार बार ये चीज़ चलते रहता है और वो बार बार आके थोड़े थोड़े समय में वो चेक करता है कि हाँ हम सही से तो रूम लॉक कर दिए हैं ना। तो ऐसे रोग जो मनोग्रसित शक से ग्रसित होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि मनोग्रसित चिंतन। इसमें इस तरह के सतत चिंतन का संबंध रोगियों के जीवन में भविष्य में घटने वाली घटनाओं के संबंधित होता है। सकारात्मक लिए गए रोगियों में से 34% रोगी इस तरह का चिंतन पाया जाता है। जैसे एक गर्भवती महिला रोगी बार बार यह चिंतन करके परेशान रहती थी कि लड़का होने के बाद उसे कहीं दूर नौकरी पर जाना पड़ सकता है। तो यह सोच सोच के वो चिंतित होती रहती थी। ऐसी परिस्थिति में तब वह क्या करेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मनोग्रसित चिंतन कहते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि मनोग्रसित आवेग। आवेग से आप क्या समझते हैं? तुच्छ क्रियाओं को करने से संबंधित तीव्र इच्छाएं बार बार आती है। ऐसे रोगियां करीब 17% होते हैं जो एक 40 वर्ष के वकील के मन में अपना छोटा इकलौता बेटा के गला घोट देने का तीव्र आवेगिक इच्छा बार बार आती थी। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे मनोग्रसित आवेग कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि मनोग्रसित डर। डर के अंतर्गत यह बताया जा रहा है, इस बात से काफ़ी भयभीत तथा डरे हुए रहते थे कि वे अपना नियंत्रित कहीं खोकर कुछ ऐसा कार्य ना कर दे जो सामाजिक रूप से लज्जित होने का हो। जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि 32 वर्ष के एक टीचर को प्राय यह डर परेशान करता रहता था कि वर्ग में अपनी पत्नी की असंतोषजनक व्यवहार को बारे में कुछ कहना दे। ये एक टीचर के मन में डर उत्पन्न होता था कि वो उसके असंतोषजनक व्यवहार के बारे में कुछ कहना दे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मनोग्रसित प्रतिमा। कुछ रोगियों में हाल ही में बहुत ऐसे दृश्य या कल्पना किए गए दृश्यों से संबंधित घटना की प्रतिमाएं मन में सतत आती रहती, मतलब खुद पे खुद बार बार आता रहता है। ऐसे रोगियों की संख्या मात्र 7% होती, जो एक रोगी के मन में सोच गृह में जाने पर प्रतिमा बार बार आती थी कि उसके नवजात शिशु को बाथरूम में कोई बहा ना दे। इसे क्या कहते हैं? तो मनोग्रसित प्रतिमा कहते हैं। इसी प्रकार से आज हम लोग ऑब्सेशन के टॉपिक को यहीं पे विराम देते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।